अखंड विद्याश्रम द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेक्यबल में आपका स्वागत है। आज हम इंटीग्रेटेड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में वर्णन करेंगे, जो उसे समझाने का एक प्रयत्न करेंगे। माय मिशन, मेरे जीवन का लक्ष्य जो है वो इम्पेक्यबल विजडम है, जिसके साथ दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ बनाई गई है। और मेरा सबसे अनमोल जो आविष्कार है वो दिव्यांग है, जिसे डिवाइन डिज़ाइन भी कहा जा सकता है। और कुदरत की हर चीज़ों को इसी से बनाया हुआ है। ये मेरे 7 साल का अनुभव है। और मैं जानता हूँ कि अगर हमें दुनिया में अखंडता जाननी है, पहचाननी है और ट्रांसलेशन बराबर करने हैं, अनुवाद बराबर करना है, तो हमें किसी भी कंसेप्ट के मैथमेटिक्स को बनाना चाहिए, उसे एक सिंबल में बनाना चाहिए, फिर सिंबल से आगे उसे किसी भी भाषा में आसानी से हम बदल सकते हैं। ये हमारा एक नया प्रयत्न है कि फर्स्ट मैथमेटिकल डिज़ाइन निकालिए, फिर उसका एक सिंबल बनाइए, फिर उससे ही आप कंसेप्ट को समझाइए। तो मैं समझता हूँ अखंडता उभर के आने वाली है। अब इस चीज़ को अगर पूरी सृष्टि का जो निर्माण है अ से लेकर अंत तक अखंड के रूप में मैंने इसमें पेश किया है। चाहे वो महाब्रह्मांड हो, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे पिंडांड हो, चाहे वो सोलर सिस्टम है, चाहे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सेल से पूरी सृष्टि का जो भी अनमोल सत्य है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसे बनाने में मुझे 20 साल लगे थे। 1995 पहले में गायत्री बनाई थी और इसे 2015 में दिव्यांग बनाने के बाद ही संपूर्ण कर पाया था। मगर 20 साल में मेरे पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पिंडांड को, तंत्र विद्या को, अणुविद्या को, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, हर चीज़ समझने का मुझे मौका मिला था। उसे ही मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ। अगर हम इसे समझ सकते हैं तो दुनिया में नया एक सिलेबस, किताबें बनाएंगे जिसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो, जिसका आधार मैथमेटिक्स में हो, फिर फिज़िक्स में हो, फिर केमिस्ट्री में हो, फिर बायोलॉजी में हो। और दुनिया के सारे 64 आर्ट को मैं दिव्यांग के आधार पे ही दुनिया में देखना चाहता हूँ। और वही ज्ञान हर बच्चे को स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च तक हमें देना चाहिए, ताकि कोई भी किसी किस्म की कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग और गलतियां ना हो, तर्क वितर्क करने की ज़रूरत ही ना पड़े। वही वो ज्ञान हमें चाहिए, फिर उससे आगे क्या अप्लाई करना है हम उसके आधार पर कर सकते हैं। आप जैसे चलते हैं कि मेरा जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूं और हर इंसान को सुरक्षित देखना चाहता हूं, अच्छा देखना चाहता हूं। इसलिए परफेक्ट फिजिकल हेल्थ हो, बीमारियों के बिना जीवन हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, जिसमें वैराग हो, राग विदेश ना हो, प्रॉस्पेरिटी में कोई कमी ना हो, हर काम करने में आसानी हो, और ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान में संपूर्णता हो। और इतना ज्ञान हो कि हम हर चीज़ में अच्छी चीज़ों को ढूंढ कर ही दुनिया के सामने पेश करें। जो गलत हैं वो कोर में नहीं है, उसको निकाल कर नया ग्रंथ या महाग्रंथ बनाने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। अब आगे चलते हैं कि हम इसमें क्यों कामयाब नहीं होते, कि हमारा ज्ञान ही अधूरा है। हम सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं, उसका सारांश ही नहीं जानते हैं। जब हम सारांश ही नहीं जानते, मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, फिज़िक्स नहीं जानते हैं और मैन में डिज़ाइन पे जानते हैं, जिसमें गलतियों पे गलतियां हों, तो हमारा ज्ञान संपूर्ण हो नहीं सकता है। जिसके आधार पर हम किसी किस्म के ज्ञान को संपूर्ण नहीं देख सकते हैं, वही पूरा करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। यही मेरा उद्देश्य है। आप चले जाते हैं कि मैं आपको ऐसा एक डायलॉग सुनाना चाहता हूँ जिसमें तर्क वितर्क करके, नेति नेति करके ज्ञान के उस लेवल तक हमें पहुँचना है जो साइंटिफिकली बिल्कुल करेक्ट हो, वैज्ञानिक हो, आध्यात्मिक हो, संपूर्णता हो, अखंडता हो। मैं आप उस एक विषय के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरी क्लास में हुए थे। हम रेड ब्लड सेल के बनने के बारे में क्लास चल रही थी। उसके बीच में एक लड़के ने पूछा था कि जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं, क्या वो लिविंग सेल्स हैं या नहीं हैं। इसके आधार पे मैंने उसे यही कहा था, ये लिविंग सेल नहीं है मगर परफेक्ट सेल है,
मगर सारी ज़रूरतें जो पूरी कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन लाने की शक्ति है या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की शक्ति है, और जितने भी जीवन के साथ जुड़े हैं, ऑक्सीजन के बगैर कुछ नहीं है, ये काम संपूर्ण कर जाता है। मगर ये 21 दिन में बनता है और 120 दिन तक ही रहता है, वो एक सत्य है। मगर ये लिविंग सेल इसलिए है क्योंकि ये नया सेल नहीं बना सकता है, और लिविंग सेल में नए सेल बनाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो क्षमता नहीं तो लिविंग सेल नहीं है। तो इसके आधार पर स्टूडेंट ने मुझे कहा था, क्या क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है इसलिए वे नहीं बना सकता है? मैंने कहा सत्य है, न्यूक्लियस अपनी जगह ज़रूरी है वो चीज़ें बनाने के लिए जो सेल की ज़रूरतें हैं, मगर उसका सेल डिवीज़न के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो कहते हैं आप कोई उदाहरण दीजिए। मैं उदाहरण साफ है, आप एक न्यूरॉन सेल को ले लीजिए, उसमें न्यूक्लियस है, उसमें हर चीज़ें हैं जो बनी हैं। और जब न्यूक्लियस बन जाता है वो अंत तक रहता है, उसे डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नहीं तो मेमोरी ख़राब हो जाएगी। अगर मेमोरी नहीं रहेगी तो हमारे सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। तो न्यूरॉन सेल को रिप्लेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर इसको चलना है, इसलिए न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस है उसके लिए चलने का है तो ठीक है, मैं मानता हूँ प्रोटीन बनाने का जो चीज़ें बनाने की क्षमता उसमें है। तो फिर जो रिप्लेसमेंट की जो पॉलिसी है, जो दूसरे सेल बनाने की, उसकी क्षमता कुछ में है। तो मैंने उन स्टूडेंट से यही कहा था कि अगर आप एक सेल को देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के देखेंगे तो उसके 3 हिस्से हैं। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। और सेल मेम्ब्रेन के भी 7 हिस्से हैं। साइटोप्लाज्म में 7 ऑर्गेनेल हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और काफ़ी चीज़ें हैं। बट जो न्यूक्लियस है उसके अंदर वो क्षमता है, मगर 21 पार्ट में एक ऐसा पार्ट है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, वो न्यूक्लियस डिवीजन के टाइम से या डेवलपमेंट बनने के टाइम पे 2 हिस्सों में बदल जाता है, 2 सेंट्रियोल में बदल जाता है। वो 2 सेंट्रियोल 2 अपोजिट साइड में चले जाते हैं, जिसके बाद वो डिवीजन शुरू हो जाती है। उसके आधार पे माइटोसिस होती है। तो जो अनिवार्य है वो सेंट्रोसोम है, जो 2 सेंट्रियोल में बदल जाता है, उसके आधार पे सेल डिवीजन होती है। मगर उदाहरण पे देखा जाए तो रेड ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन है वो दिव्यांग की सबसे बेहतरीन फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि जो जर्म सेल है, पोटेंट सेल है, वो 21 माइक्रोन का है। वो 22 माइक्रोन में बदलता है, फिर 10 स्टेजेस में आके मैच्योर सेल बन जाता है। जो इरेगुलर था वो रेगुलर बन जाता है, वो 10 स्टेजेस से आता है। मगर उसमें ऑल 10 स्टेजेस आप देख सकते हैं कि कैसे उसका साइज़ कम होता है। जो 21 माइक्रोन का साइज़ है वो अंत में 7 तक आ जाता है, और जो उसका वॉल्यूम है वो 900 क्यूबिक माइक्रोन का है, वो आकर 90 माइक्रोन में 1/3 हो जाता है। तो जो 10 की परिभाषा है क्रिएशन की, साइज़ की 21, डेवलपमेंट टू 22/21, 10 स्टेज डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के आधार पे जो भी बनता है वो संपूर्ण ज्ञान आपको दिव्यांग का रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में नज़र आ जाएगा। और ये बनाने में 21 दिन लगते हैं और 120 दिन तक लगता है। तो अगर आपको अखंडता को जानना है या दिव्यांग को जानना है, ये सबसे बेहतरीन एक उदाहरण है। अगर इसे आप समझ लेंगे तो आप दिव्यांग को आसानी से समझ सकते हैं। मैं समझता कि वो डायलॉग मेरा क्लास का सबसे बेहतरीन डायलॉग रहा है। उससे ही तर्क वितर्क करके, नेति करके वो ज्ञान दुनिया को मैं दे रहा हूँ, जिसके आधार पे हम अब दिव्यांग को समझाने की कोशिश करेंगे या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को समझाने की कोशिश करेंगे। अब चल जाते हैं कि जैसे जिस्म 3 किस्म के हैं। एक को हम एक्टोमॉर्फ कहते हैं, दूसरे मीसोफॉर्म है, ये 3 एंडोफॉर्म्स हैं। जो एक्टोमॉर्फ है जो एंडोडर्म से निकलता है, जिसमें नर्वस सिस्टम, स्किन डेवलप होती है। मीसोडर्म्स वो है जिसमें मसल्स और बोन्स वगैरह बनती हैं, स्केलेटन बनता है जो मोबिलिटी के लिए ज़रूरी है। एंडोमॉर्फ्स वो है जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं जो काम करते हैं। मगर तीनों में अंतर है। एक्टोमॉर्फ वाले कहीं ना कहीं ब्रेन में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उनका फोकस इंटेलेक्चुअल की तरफ होगा। मीसोडर्म वाले बहुत मस्कुलर होंगे, वो बॉडी बिल्डर्स होंगे, वो क्षमता में बहुत काम करते हैं। अगर ये ज्ञान की विद्या है वो कर्म विद्या में बड़े हो सकते हैं। वो जो एंडोमॉर्फ्स हैं वो अपने आप में बाकी चीज़ों को आसानी से करता है। और मेरा एक मानना है
तीनों का कॉम्बिनेशन बैलेंस के साथ होना चाहिए। अगर एक्टोमॉर्फ के देखें, इसमें कफा तोषा हो सकता है सात्विक से। मिसोडर्म में आपको कहीं ना कहीं वात की प्रति लग सकती है, और एंडोमॉर्फिन आपको पित्त हो सकता है। मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन अगर ठीक करें तो हमें निर्गुण की तरफ जाना है। तो आयुर्वेद को समझेंगे तो इन चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं। जैविक ज्ञान हमें आगे ले जाना है। अब आ जाते हैं कि 10th सिस्टम, और मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने सृष्टि को देखता है, हनुमान हम इंसान को देखते हैं, पिंडांड को देखते हैं, इसमें भी 10 सिस्टम्स हैं। एटम्स हैं, एटम्स एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, सेल्स हैं, उसके बाद टिश्यूज़ हैं, टिश्यू ऑर्गन्स हैं, टिश्यू सिस्टम है। जो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम जो 10 है, एक तो स्केलेटन सिस्टम का है जिसमें 206 बोन्स हैं जो हमें बचाती भी हैं और मूवमेंट में सहायता करती है। दूसरा मस्कुलर सिस्टम है जिसमें 3 किस्म के मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। स्किन और एक्सक्रीटरी सिस्टम में चाहे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बनते हैं वो बाहर निकलते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, सिस्टम है। और डाइजेस्टिव सिस्टम है कि हमें जीने के लिए होमोस्टेसिस की ज़रूरत है, उसके लिए पानी पीना, खाना पीना, इलेक्ट्रोलाइट सब चीज़ें जो ज़रूरती हैं बाहर से आती हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ही आती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें भी एक खास खर्ट का 7th लेवल का सिस्टम है, मैं दिखा चुका हूँ, आगे भी देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन इनपुट और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपल्शन की बात की जाती है, इसमें भी एक परिभाषा हम देखने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में एसेंशियल हार्मोन्स बनते हैं और उसके आधार पे ही जीवन सुरक्षित हो जाता है, वही चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी हम इसमें देखते हैं। ब्लड इम्यूनिटी सिस्टम, जो आज जितने भी वाइटल आर्ग्यूमेंट्स हैं 100 सेल के लिए, वो खून या रक्त के माध्यम से ही चलते हैं। ये सिस्टम अपनी जगह है, हमें इम्यूनिटी भी देता है, बीमार ना होने की क्षमता भी देता है, और हर ज़रूरत को ठीक तरीके से पेश करने का और बनाने का एक सौभाग्य हमें मिल जाता है। आगे आते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो भी सेल की ज़रूरत है इसके माध्यम से ही हर सेल तक पहुंचती है। और रिप्रोडक्शन जो है, पैदा हुए हैं उनको क्रिएट करके सर्वाइवल ह्यूमन से रहनी चाहिए, ये इसमें है। मगर अंत में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो नर्वस सिस्टम है, जिसमें मास्टर कंट्रोल और नेटवर्किंग सिस्टम है। जब ये संपूर्ण होगा तो हम में हर सेल संपूर्ण होगा, हर चीज़ बराबर होगी, हर चीज़ के आधार पे आगे चल पड़ेंगे। ये 10 सिस्टम ही वो दिव्यांग के 10 डेवलपमेंट में है, यही जीवन का सत्य है। अब आते हैं कि अगर परफेक्ट डिज़ाइन की बात आती है तो स्केलेटन सिस्टम में आता है। ये मेरे अपने जीवन मेरी पिक्चर के आधार पे है। आप इसे मेरी पिक्चर की तरह देख लीजिए। सर से नीचे तक मैं 174 सेंटीमीटर हूँ, जिसका आधा हिस्सा टेल बोन से पाँव तक है और दूसरा आधा है टेल बोन से हेड तक है। मगर इसे जैसे आप लेफ्ट साइड में देखते हैं, हेड से हार्ट तक 20% है, हार्ट से टेल बोन तक 25% है, टेल बोन से नी तक 25% है, और नी से सोल तक 25% है। ये एक विषय है जो 4 हिस्सों में बदला हुआ है। दूसरी तरफ आप देखें, पाँव से लेकर नेवल तक 61.834% है, और नेवल से हेड टॉप तक 38.1। यही दिव्यांग है, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुदरत ने स्केलेटन सिस्टम को भी इसी तरीके से खूबसूरती से बनाया है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि जो इसमें नहीं पढ़ते हैं वो संपूर्ण नहीं है। उनमें फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी के आधार में भी हम संपूर्णता ला सकते हैं। अगर ये परफेक्ट है तो अच्छा है, परफेक्ट फिजियोलॉजी है बहुत अच्छा है, परफेक्ट बायोकेमिस्ट्री है और भी अच्छा है, और परफेक्ट साइकोलॉजी है तो समझिए आप संपूर्ण हो जाएंगे। मगर ये क्षमता फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी में फंक्शनली हम हर लेवल में ला सकते हैं, ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ। अब आगे चलते हैं कि ये 3 जो मस्कुलर सिस्टम है, तीनों की अपनी ही एक आवश्यकता है, एक ज़रूरत है जो दिखाना चाहूँगा। जो सबसे पहले आता है तो स्केलेटल मसल्स है। दे बंडल ऑफ स्ट्राइटेड मसल सेल्स हैं, ये टेंडन और बोन के साथ जुड़े हुए हैं, और इसमें ब्लड वेसल्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, नेचर वॉलेंट्री एक्शन है, इनको स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसे हम बना सकते हैं, चला सकते हैं। ये
काम आता है। मगर इसका सबसे बड़ा काम मुझे जो लगता है कि हमारे जिस्म में ग्लूकोज को खाने पीने की चीज़ें ज़रूरतें पड़ती हैं। उसके लिए लेग के मसल से हम मार्केट में जा सकते हैं, बाहर से चीज़ें ला सकते हैं, हाथ के स्केलेटल मसल से बना सकते हैं, उससे मुंह में डालकर फर्स्ट स्टेज ऑफ इंजेक्शन तक स्केलेटल मसल ही काम आते हैं। मगर इसकी जो शक्ति है, हम लेट्स से 100 है, बेसिक 100 है, और वो ग्लूकोज के आधार पर है। जैसे कि 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कैन प्रोड्यूस 4 किलो कैलोरीज, ताकि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, इसलिए पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड कुछ होने के कारण इसकी क्षमता कम हो जाती है। ये जीवन का सत्य है, क्योंकि हमें वायलेंट नहीं बनना है, हमें संपूर्णता के साथ रहना, ये फर्स्ट है। दूसरा जो है वो स्मूथ मसल्स हैं, वो अंदर काम करते हैं, शॉर्ट सेल्स हैं, 1 न्यूक्लियस है, 1 स्ट्राइशन है, नोड सार्कोलोम, वॉल्स हेलो ठीक हैं, इनवॉलेंट्री है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, और ख़ास करके आंखों में आइरिस में नज़र आती है, ब्लड वेसल में है, लिम्फ नोड्स में है, यूट्रस में है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, यूरिनरी ट्रैक्ट में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है। ये इनवॉलेंट्री हैं, इनकी मिडल लेवल की शक्ति है, ये भी ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्केलेटल मसल 100 है तो है 161.8034% हो जाता है। मगर अब थर्ड मसल की बात करते हैं तो कार्डियक मसल जो दिल के साथ जुड़े हुए हैं, ये बंडल ऑफ स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स हैं। इसमें सार्कोलोम भी है, सेंट्रल न्यूक्लियस भी है, एंकर्ड एट एंड है, इंटरकॉलेट डिस्क है जो अबंडेंस है, उसमें गैप जंक्शन में डेस्मोस भी है, एक्साइटेशन है, इनवॉलेंट्री है, सिंक्रोनाइजेशन है, कंट्रैक्शन है, इसकी अपनी ही एक क्वालिटी है। मगर ये सेल भी इतने खूबसूरत हैं, जब पैदा होने के दूसरे महीने से जब शुरू हो जाते हैं तो जब तक हम मरते नहीं, ये कंटिन्यूसली काम कर जाते हैं, बीच में रुकता नहीं है। इसका मतलब कि इसकी एनर्जी में लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड नहीं होना चाहिए, इसलिए कार्डियक मसल्स ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये फैटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और फैटी एसिड में पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड होने का चांस नहीं है। और दूसरा, फैटी एसिड से जो एनर्जी एटीपी बनती है इसके काम के लिए, वो 2.25 टाइम्स ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज़्यादा है। 1 ग्राम ऑफ फैटी एसिड कैन प्रोड्यूस 9 किलो कैलोरीज, जब ग्लूकोज और प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज ही है। ये भी ज्ञान मैं समझता हूँ कि दिव्य के आधार पे है, और इसे भी जानना हमारे लिए अनिवार्य है। अब आते हैं कि मैं आपको दांतों के बारे में वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि हम आप स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहे हैं, मसल सिस्टम की बात कर रहे हैं, सब सिस्टम है, तो बिना दांतों के आगे जाना नामुमकिन है। अगर देखा जाए तो पैदा होने से 7-8 साल तक जो चाइल्डहुड डेसिडुअस टीथ हैं, टेम्परेरी टीथ हैं, उनमें 22 ही टीथ होते हैं, 10 ऊपर 10 नीचे, 5 एक तरफ 5 दूसरी तरफ, ऐसे 4 × 5 20 बनते हैं। वो डेसिडुअस हैं जो शुरू में पहले नज़र आते हैं, मगर उसके गिरने के बाद जो अंदर से जब परमानेंट टीथ निकल आते हैं वो 32 बन जाते हैं, ऊपर 16 नीचे 16, 8 8 8 8। अब जो 32 और 22 का जो कॉम्बिनेशन है वो ही दिव्यांग है। ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ, यह एवोल्यूशन में भी आप देखेंगे, शुरू में जो है वो 38.1966% है, जो बाद में बनता है वो 61.80। क्या खूबसूरत है कुदरत की देन, क्या हमने इस तरीके से कभी देखा है? नहीं देखा है, और हमें देखना है ताकि हम संपूर्णता से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आसानी से समझ सकें। अब आगे आते हैं, एक जो दांत हैं हमारे, जो इंसाइजर हैं सेंट्रल वाले हैं, उसमें एक ही रूट होती है। जो कैनाइन है उसमें भी एक रूट है। प्री मोलर में 2 रूट्स हैं और मोलर में 3 रूट्स हैं। ये भी दिव्यांग सीक्वेंस ही है। अगर हम स्माइल करें, जो बीच के 2 इंसाइजर्स हैं उनकी हाइट और लेंथ दिव्यांग के आधार पे ही है। क्या खूबसूरत चीज़ है जो कुदरत ने बनाई है डिज़ाइन। अगर हम उसके साथ हैं तो हम हर तरीके से संपूर्ण कलाकार बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, हर चीज़ बन सकते हैं। मगर सब संपूर्ण हो तो अच्छा है, अगर ना हो तो भी फिजियोलॉजिकली और केमिस्ट्री और उसके आधार पे हम संपूर्ण बन सकते हैं। मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हमें चलाना है
जिस्म को चलाना है, जीवन भर रहना है, इसके लिए पानी का पीना, न्यूट्रिशन का पीना और इलेक्ट्रोलाइट्स और बाकी सब चीज़ें जो भी जिस्म के लिए ज़रूरी हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ही आती हैं। और यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शुरू से ऊपर से शुरू होता है, कैसे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से चलता है। ये भी कुदरत की एक बहुत बड़ी देन है। आप आराम से फ्री टाइम में पूरी को देख सकते हैं। ये मेरी अगर बाकी प्रेजेंटेशन में भी है। अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं जहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो मुझे बात है कि बचपन में मैंने पढ़ा था, जब अभी बीच में देखता हूँ, कहते हैं कि प्राइम फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। मैं समझता हूँ उस किस्म की परिभाषा, ये ज्ञान हमें नहीं देना है। और मैं ये कहूँगा कि प्राइम फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं। अगर हम चेन्नई जैसी जगह पे जहाँ मैं रहता हूँ, अगर क्वेश्चन पे जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 160 mm होता है। जब एरियल में अंदर आ जाता है एल्वियोलर लेवल पे तो 100 बन जाता है। वो रेशियो भी देवियन का ही है। और जब एक्सप्रेशन की बात आती है तो 61.8034% कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सपेल होती है, 38.1966% रह जाती है। इसके आधार पे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना या किडनीज में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो एसिड पीएच के लिए ज़रूरी है। ये भी एक सत्य ही है। वो जो रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है, इंस्पिरेशन है, वो 38.1967% ही है। जो एक्सपिरेशन है 61 पॉइंट है। जो भी ब्यूटीफुल डिज़ाइन उसके भी आधार पे है। जो अंदर न्यूरॉन सेल्स के जो न्यूक्लियर हैं उसमें जो सिस्टम बनता है वो भी वैसे ही है। इस किस्म का ज्ञान अगर हम बच्चों को देंगे, मुझे पूरा विश्वास है वो ज़िंदगी भर के लिए याद रखेंगे। ये एक अच्छी पिक्चर की तरह है, वो एंटरटेनिंग होगी और बार बार हम देखेंगे, ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। मैं उस किस्म का ज्ञान दुनिया के लिए चाहता हूँ। अब आ जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। ये भी परफेक्ट जितना भी डिज़ाइन है वो दिव्यांग के ही आधार पे है। जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 हो, डायस्टोलिक 74 हो, वो दिव्यांग पे है। जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो कार्डियक मसल्स की वेंट्रिकल की फंक्शन है वो भी दिव्यांग के आधार पे है। और जो मीन आर्टरी ब्लड प्रेशर 93 है, जो पार्शियल प्रेशर है, वो हर चीज़ दिव्यांग के आधार पे ही है। मगर जहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अगर हम परफेक्ट हैं, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम का भी बराबर है, तो जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बराबर है। अगर किसी को अटैक हो जाता तो मैं यही कहूँगा कि उसे टैकीकार्डिया की तरफ नहीं जाना चाहिए, हार्ट रेट को कम कर देना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो मसल्स हैं उसकी सप्लाई थ्रू रिलैक्सेशन फेज डायस्टोलिक फेज में ही होती है, सिस्टोलिक में नहीं होती है। वो भी जो है वो इसी के आधार दिव्यांग के आधार पे है। क्योंकि सप्लाई है तो इसलिए डायस्टोलिक लंबी हो जाए ताकि खून की रफ्तार बराबर है। अगर हार्ट अटैक है, सबसे पहले हार्ट रेट को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। यही मेरी विचारधारा है, यही मैं सब डॉक्टर को कहता हूँ। अब आगे जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हर चीज़ एक्सपेल्स होती है, मगर इसमें एक चीज़ ऐसी है, और किडनी का साइज देखें वो दिव्यांग के रेशो की तरह ही है, मगर इसमें जो पीएच बनता है वो लिमिटिंग है। वो 4.5 तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बनता है। उसका कारण है दिव्यांग के आधार पे जो ब्लड का पीएच है वो 7.4 है। अगर 7.4 को 4.5 से निकालें तो 1.6180 जाता है, नहीं तो 4.5 को 7 से निकालें तो 1.618034 बन जाता है। ये भी जीवन का एक वो सत्य है जो हमें जानना है। अगर ये समझ लेंगे तो हम समझ लेंगे हम ज्ञान को संपूर्ण देते हैं। हमें वो डिटेल इन्फॉर्मेशन दिव्यांग के देनी है जिसके आधार पे सत्य और सत्य की पहचाने और हमें कोई चीज़ भूलने की ज़रूरत ना है। मगर आज की किताबों में ये प्रॉब्लम है, एक किताब एक देता है, दूसरा देता है। हम डिजीज़ मॉडल को दिखाने की कोशिश है, हम सत्यवादी संपूर्ण आदमी के बारे में नहीं। और जब तक हम संपूर्ण के बारे में नहीं जाएंगे तो अपने आप जीवन में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए मेरा परिभाषा दिव्यांग के आधार पे अखंडता की तरफ है। अब आगे चलते हैं। अब आ देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। इसमें 10 एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें हार्मोन्स हर फंक्शन को बराबर करता है।
जो सबसे ऊपर का जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो पीनियल ग्लैंड है, जिसमें मेलाटोनिन भी है और मैं मानता हूँ एंडोर्फिन एनकेफ्लिन भी है, जिसमें सिस्टमिक रेगुलेशन स्लीप वेक साइकिल भी है, हर चीज़ मुकम्मल है। दूसरा हाइपोथैलेमस में, जिसमें रिलीजिंग हार्मोन बनते हैं, जिसे न्यूरो सेक्रेटरी है, मगर इसकी परिभाषा छोटी है, कम है, बहुत छोटी क्वांटिटी पाइकोग्राम में बनता है, इसलिए वहाँ पे हाइपोथैलेमस हाइपोफिज एक्सेस जो बना है, जो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ले जाता है, उसके लिए जो एक्सिस है वो भी अपने आप में एग्जाम्पल है। वो भी मैं चाहता हूँ कि वही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम की एक खूबी है, वो पोर्टल सिस्टम है, ताकि ये रिलीजिंग हार्मोन पाइकोग्राम के बीच में कहीं से गायब ना हो। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो थर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो से एड्रिनो हाइपोफाइसिक, ये एड्रिनल ग्लैंड है, इसमें अगले हार्मोन बनाने की क्षमता है, चाहे वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, ग्रोथ हार्मोन हो, प्रोलैक्टिन हो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन हो, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, लिटनाइजिंग हार्मोन हो, ये सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी में बनते हैं, वो एड्रिनो हाइपोफाइसिस है। जो पोस्टीरियर है वो बनाता नहीं है, जो हाइपोथैलेमस से बनाता है, न्यूरो हाइपोफिज सिस्टम में वहाँ पे बन जाता है, रह जाता है। दो हार्मोन है, एक ऑक्सीटोसिन है, दूसरा वेसोप्रेसिन है। ऑक्सीटोसिन इज ए लव हार्मोन जो बच्चे पैदा करने में और ब्लड रिलीजिंग में काम आते हैं, और जो वेसोप्रेसिन है वो ब्लड प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद थायराइड हार्मोन में थायराइड हार्मोन और कैल्सीटोन बनता है, और थायराइड हार्मोन इसलिए है क्योंकि ये जिस्म में हीट को बनाने की कोशिश करता है। ये कैलोरीजेनिक, डायबिटोजेनिक, बेसिक मेटाबॉलिक का नहीं है, थर्मोजेनिक है। ये हार्मोन ब्रेड ऑन प्रोटीन प्रोडक्ट और से हीट बनाता है, ट्राइग्लिसराइड से भी हीट बनाता है, साथ में कैल्सीटोनिन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पैराथायराइड हार्मोन है, ये भी कैल्शियम फॉस्फेट कंसंट्रेशन के लिए काम आते हैं, ये दोनों। इसका अपना ही अनमोल जगह है, शायद इसलिए नीलकंठ की जगह के माध्यम में समझा पाया हूँ कि थायराइड हार्मोन हीट बनाता है, एटीपी नहीं बनाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब आ जाते हैं थाइमस ग्लैंड, वो बीच में है, उसे हमेशा हम रख सकते हैं। इसमें एंजियोटेंसिन वगैरह बनती है, लंग्स में बनती है, जिसके आधार पे हम इम्यूनिटी के साथ बने रहते हैं। इम्यूनिटी बनाने के लिए बहुत लाभदायक है। उसके बाद आते हैं पेनक्रियाज में, जिसमें इंसुलिन और ग्लूकोगन बनता है, और वो ब्लड ग्लूकोज को कंसंट्रेट करने में कामयाब होता है। अब एड्रिनल ग्लैंड के आ जाते हैं, तो उसके 3 कार्टिकल हिस्से हैं और अंडर न्यूरो है। और कार्टिकल हिस्से में पहले में अल्डोस्टेरॉन और मिनरोकॉर्टिकॉइड बनता है, जो वाटर अब्जॉर्प्शन और सोडियम अब्जॉर्प्शन में काम आता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है। जो दूसरा है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनाता है, जिसके आधार पे हमारे ग्लूकोज की क्षमता बराबर रह जाती है। जो थर्ड कॉर्टिकल लेन है उसमें एंड्रोजन बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एक्सेट्रा, जो हमें एक्स्ट्रा शक्ति देते हैं, और बच्चे पैदा होने में भी उसका अपना ही रोल है। अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, XY है, तो लड़का होगा, नहीं है तो लड़की हो जाएगी, ये भी है। जो अंदर का हिस्सा है एड्रिनल मेडुला है, उसमें कैटेकोलेमिन बनती है, डोपामिन बनती है, एड्रेनलिन बनती है, नॉर्ड्रेन, वो सिम्पैथोमाइमेटिक है, वो उसका अपना ही रोल है, वो अंत में काम आता है जब हर चीज़ें फेल हो जाए। और दूसरे को देखा जाए, एड्रिनल अपने आप में इमरजेंसी ग्लैंड है, इसका रोल नाभि चक्र की तरह हर स्टेज पे होगा जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होगी। अगर वो समझ आ गई तो आप समझिए आप ठीक हैं। जो अंत में 10 हिस्सा है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के है, टेस्टिस और ओवरी के साथ। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, ओवरी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं, और प्लेसेंटा एडिया, ये सब बन के हमें संपूर्ण बना देते हैं। इन सब का होना, जानना, पहचानना हमारे लिए अनिवार्य है, और मैं समझता हूँ कि जिसने इन सबको समझ लिया वो ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आसानी से समझ पाएगा। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोहाइपोफिज का काम आता है, यही जीवन का एक सत्य है। अब आगे चलते हैं, अब क्रिएशन की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही स्पर्म और ओवम मिलते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन होती है,
वो फर्टिलाइज होकर डिवाइड करते हुए एंडोमेट्री में 8 दिन में आ जाता है, मैं दिखा चुका हूँ। उसके बाद इसके 3 जर्मिनल लेयर बन जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, जो ही मैंने शुरू में आपको पिक्चर दिखाई थी। अब वे पिक्चर आगे क्या करती है हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिए, उसके आधार पर बने हैं, मगर इसमें मैं आप दिखाने की कोशिश कर जो ऑटोनॉमिक गैंग्लियन है वो माइग्रेटेड न्यूरोक्रेस्ट सेल्स हैं जो 26 दिन में आ जाते हैं। वो सेपरेट होने से ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बना है। वो नर्वस सिस्टम इससे अलग हो गया है, बट एक्चुअली है माइग्रेटरी न्यूरोक्रेस्ट को बढ़ा के एक्सटेंशन दी गई है। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप देखेंगे तो 7th लेवल भी उसी की एक्सटेंशन है। तो ये ज्ञान मैं भी देना चाहता हूँ कि कैसे माइग्रेट हुआ है, वो भी पूरा ज्ञान एक ही साथ में हमें शुरू में ही दे देना चाहता हूँ। इसलिए मैं वीडियो इस डिटेल में इसलिए बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे स्कूल में ही इसे ध्यान के साथ सुने और संपूर्णता लाएं, अखंडता लाएं। उन्हें ज़िंदगी में कभी भी कोई कमी नहीं, क्योंकि हमारा सारा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, जिसके 100 बिलियन सेल्स हैं और हर में 20,000 मेमोरी सिनाप्सिस बनाने की है। और मुझे खुशी है कि पिछले 60-70 साल की उम्र में मैंने पूरे दिमाग को पूरे तरीके से इस्तेमाल किया है। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं स्पॉन्टेनियस बोल रहा हूँ। ये जो एक आइडिया है, पावर पॉइंट है, मगर ज्ञान मेरे अपना अनुभव है जो मेरे दिमाग के अंदर है। मैं चाहता हूँ हर इंसान में वही क्षमता आए, हमें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, दिमाग में ही सब कुछ हो। वी शुड बी वॉकिंग टॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। इसलिए मैं यही दिखाने की इच्छा है, अगर हमने दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया है आप वॉकिंग टॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया बन जाएंगे। अब याद रहते हैं नर्वस सिस्टम को मैंने पहले भी कहा है, आप जिस भी कहूँगा पहला जो फर्स्ट 3 साइड हैं वो सेंसरी हैं, वो मोटर हैं। सेंसरी पीछे हैं, मोटर आगे हैं। मोटर फिर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री हैं, और इनवॉलेंट्री में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हैं। पैरासिम्पैथेटिक का पर्पस है रेस्ट, डाइजेस्ट, कंजर्व एनर्जी, आराम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, हजम करने के लिए और एनर्जी को बनाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक काम है, और उसे मोबिलाइज करने का सिंपैथेटिक सिस्टम का काम है। जो पैरासिम्पैथेटिक है उसके 2 हिस्से हैं। क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक 12 पेयर नर्व्स हैं, जिसमें 4 जो हैं ऑक्सीपिटल, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस पैरासिम्पैथेटिक हैं। और सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक जो S2, S3, S4 से निकलता है वो क्रेनियल सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक है। वो रिप्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है और एक्सपल्शन के साथ जुड़ा हुआ है, अपाना प्राणा के साथ जुड़ा हुआ है। वो भी ज्ञान मैं समझता हूँ कि मुझे मॉडर्न मैथमेटिक्स ने या मेडिकल साइंस ने जो दिया है, मगर आयुर्वेद से जो मैंने सीखा है, दोनों को इलाके में दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश, यही तंत्र विद्या है, यही पिंडांड विद्या है। सो इसमें आयुर्वेद हो, पिंडांड हो, तंत्र विद्या हो और मॉडर्न साइंस, सबका कॉम्बिनेशन है, तभी जाके आप इंसान को संपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं। चाहे वो चक्रास हैं, चाहे वो नाड़ीज हैं, चाहे जो भी हैं, अगर उसकी क्षमता पूरे देखेंगे तो आप संपूर्ण होंगे। और इसके बाद 7th लेवल जो पेस मेकर्स हैं वो हार्ट में है, यूट्रस में है और डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये भी दिखा सके यही पूरा ज्ञान हमें हर बच्चे को सिखाना है। ये अगर डेफिनेशन जो क्लासिफिकेशन मैंने 7 स्टेजेस बनाई हुई हैं वो हर इंसान को, बच्चे को वैसे ही नजर आनी चाहिए, इसमें कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, संपूर्ण है। यही अखंडता, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं कि सेंट्रल क्रेनियल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की शुरुआत करते हैं। अजय दिमाग का हिस्सा है जिसे हम अक्सर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर आपको ज्ञानी, विज्ञानी, प्रज्ञानी बनना है तो पहले दिमाग का संपूर्ण सदुपयोग करना सीखिए और कुंडलिनी के माध्यम से कीजिए तो संपूर्ण ज्ञान आपको मिल जाएगा। अब आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, वो शुरू से करते हैं जिसे मैं सेंट्रल ऑटोनॉमिक नेटवर्किंग सिस्टम कहता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि दिमाग में 8 लोब्स हैं, और मैंने कहा 8 नहीं 10 होने चाहिए, क्योंकि दिव्यांग के आधार पर 10 होने चाहिए। इसके आधार पर मैंने कहा जो इंसुलर कॉर्टेक्स है वो ऑटोनॉमिक है, वो बीच में है, हमने उसे इग्नोर किया हुआ है। मैं ये जानना ज़रूरी है कि इसके बिना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और साइकोलॉजी को समझना नामुमकिन है। तो जो दिखा के मैंने दिखा दिया कि जो सेंट्रल है, इंसुलिन ऑटोमेटिक सेंटर है,
वो बाकी 10 के सबके साथ जुड़ा हुआ है, और उसका सेंटर हाइपोथैलेमस के साथ है, और हाइपोथैलेमस ब्रेन स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है, जिस्म के साथ। जब ये सेंट्रल ऑटोनॉमिक नेटवर्किंग समझ आ जाएगी तो आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और उसके सुपीरियर लेवल को आप आसानी से समझ सकते हैं। जैविक ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि हमें अब एक्सपैंड ऐसा करना है जिसमें संपूर्णता हो। अब आ जाते हैं हम हाइपोथैलेमस की। इसमें न्यूक्लिया हैं, मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट 52 हैं। मैं इसकी डिटेल में इस वक्त जिस पिक्चर को दिखा रहा हूँ, मैं आज के डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप इस पिक्चर को देख लीजिए कि हाइपोथैलेमस ही एंडोक्राइन सिस्टम का हेड है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी हेड है, जो ऊपर उसकी एक्सटेंशन है नेटवर्किंग, मगर हेड जो माना जाता है वो हाइपोथैलेमस ही है, दो एंडोक्राइन ग्लैंड का और ऑटोनॉमिक गैंग्लियन का। अब इस पिक्चर को मैं आगे ले जाता हूँ। अब इस पिक्चर में देखिए कि मैंने हाइपोथैलेमस को दो हिस्सों में बदला है, एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है। एंटीरियर का मतलब जो हमारे आगे की तरफ है, पोस्टीरियर जो है पीछे की तरफ है। अगर आप पोस्टीरियर पीछे के जो हिस्से हैं वो सेंसरी असेंडिंग ट्रैक्ट के पास हैं और थैलेमस के पास हैं, और वो सेंटर कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन के साथ जुड़े हैं। जो पोस्टीरियर है वो सिंपैथेटिक की तरह है, जो एंटीरियर है वो पैरासिम्पैथेटिक के साथ जुड़ा हुआ है। ये खूबी भी अपने आप में दिखाती है कि जो पीछे का सेंसरी है वो सिंपैथेटिक है, जो आगे का है वो पैरासिम्पैथेटिक है, क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक है। ये चीज़ भी अपने आप में दिखाती है कि हम नेचर ने हर चीज़ को कितनी खूबसूरती से बनाया है। अगर इसे समझ लेंगे तो हम समझ लेंगे कि हमारे ज्ञान में कोई भी कमी पेशी नहीं है। अब आ जाते हैं कि मैं वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो श्रुति कहते हैं, और कहा जाता है कि जो ऋग्वेद हैं, खास करके उससे मंत्र जो हैं वो श्रुति हैं, डायरेक्टली हर्ड हैं। वो जब दिमाग में टेम्पोरल सिस्टम और हियरिंग सिस्टम संपूर्ण हो, जिसकी शक्ल भी कॉकलियर की भी कहीं ना कहीं 22/7 में वही ऑर्बिट हैं, और उसकी हर चीज़ दिव्यांग के साथ जुड़ी है। अगर वही जीवन का सत्य है, अगर ये संपूर्ण है, किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं है, तो हम वो आवाज़ें भी सुन सकते हैं जो नॉर्मल आदमी नहीं सुन सकते हैं। ये क्षमता हर इंसान में है, अगर वो संपूर्ण है, वही अखंड है। इसलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम दिव्यांग ध्वनि जो म्यूज़िक मैंने दिया है उसको सुनने से आप टेम्पोरल रीजन में जो अल्फा फ्रीक्वेंसी है, आंखें खोल के भी ज़्यादा होगा, बंद करने से भी ज़्यादा होगा, वो संपूर्णता उसमें नज़र आ जाती है। परसेंटेज में कमी नहीं होने वाली है। ये भी एक जीवन का सत्य है। और दूसरा है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। मैं दिखा चुका हूँ। आप इस पिक्चर में आप देखिए, अगर क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक है, 4 नर्व राइट साइड ऊपर में देख सकते हैं, उसका रोल कौन सा है, और मैं ये दिखाना चाहूँगा उसका रोल यही है, रेस्ट डाइजेस्ट कंजर्व एनर्जी है, और उसमें लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, लो हार्ट रेट होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, और सिंपैथेटिक सिस्टम मोबिलाइज करता है जिसमें हर चीज़ें बढ़ जाती हैं। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो दिव्यांग के आधार पे है। 14 स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट T1 से LT तो जो है उसमें 14 सेगमेंट हैं, उसमें से 28 प्री गैंग्लियन नर्व्स आती हैं। वो बाद में जाके 22 पैरावर्टिब्रल वन साइड, 222 पैरावर्टिब्रल दूसरी तरफ, वो बीच में गैंग्लिया इंपायर आके 45 बन जाता है। अगर 45 को आप 28 से करेंगे तो आप दिव्यांग के नंबर पर ही आएंगे। ये भी खूबी है। अगर सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक को देखेंगे, वो भी 3 और 5 दिव्यांग सीक्वेंस और दिव्यांग के साथ ही जुड़ा है। ये खूबियाँ मैं दिखाना, अगर इस मैथमेटिक्स से हम अगर देखेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए कभी नहीं भूल पाएंगे। और दिव्यांग से देखेंगे तो हमारी जानने, रिटेंशन और रिप्रोड्यूस करने की क्षमता दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। इसलिए मेरा मैथमेटिकल डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। उसके लाइन्स पे साइंस हो सकती है। साइंस दिव्यांग के बिना संपूर्ण नहीं है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब आ जाते हैं नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक। इसमें मोबिलाइजेशन की बात है, तो इस पिक्चर में आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कहेंगे तो प्री गैंग्लियन फॉर्म में एसिटाइल कोलिन का इस्तेमाल है और पोस्ट गैंग्लियन में भी एसिटाइल कोलिन का ही इस्तेमाल है। मगर जब सिंपैथेटिक की आती है तो एसिटाइल कोलिन प्री गैंग्लियन में है, जो पोस्ट गैंग्लियन में एड्रेनलिन और एड्रेनलिन है वो सिंपैथोमाइमेटिक हैं। ये भी जीवन का एक सत्य है। मगर इसके आधार पे अगर आप आंखें देखेंगे, अगर पैरासिम्पैथेटिक है तो आंखें बंद हो जाएंगी, अगर सिंपैथेटिक है तो आंखें खुल जाएंगी, आइरिस खुल जाएगा। अगर किसी की आंखें खुली हैं ब्राइट रोशनी में, उसकी रोशनी ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं एड्रेनलिन रश है, स्ट्रेस है, सिंपैथेटिक है। तो आप जब भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ना आपका मोड अब सिंपैथेटिक मोड में आ गया है। आप जानने की कोशिश का क्या कारण है। ऐसे जो नेसल मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाएगा। अगर आपको म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा लोग आपको सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स दे देंगे। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो भी सिंपैथोमाइमेटिक दे देंगे। मगर हर इंसान अगर एक सिस्टम बनाएगा तो आपको कभी किसी किस्म की कोई क्षमता, कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक संपूर्ण तरीके से आता है, मैं यही दिखाने की कोशिश। जो गैंग्लिया नाम पर है मैंने मुझे मूलाधार के साथ जोड़ दिया है। जो ईडा एंड पिंगला है वो लेफ्ट और राइट पैरावर्टिबल कॉलम के साथ जोड़ दिया है, और सुषुम्ना जो है वो स्पाइनल कार्ड के साथ जुड़ी है। यहाँ पे तंत्र नॉलेज ने मुझे इस ज्ञान को और भी संपूर्ण तरीके से देखकर दुनिया के सामने पेश करने का एक सौभाग्य मिला है। वो वही दिखाना चाहता है कि हमें ज्ञान में मॉडर्न साइंस की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह सब जानने के साथ में अगर योग विद्या या तंत्र विद्या या आयुर्वेद को भी साथ में समझेंगे तो हमारा ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा। यही मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक जो 4 पेयर्स नर्व्स हैं अब ब्रेन स्टेम में हैं, और ब्रेन स्टेम के 3 हिस्से हैं, मिड ब्रेन है, पॉन्स है और मेडुला ऑब्लिंगेटा। जो मिड ब्रेन है ऊपर का हिस्सा है, उसमें जो नर्व क्रेनियल नर्व है वो थर्ड क्रेनियल नर्व जिसे हम ऑकुलोमोटर कहते हैं। जब ये स्टिमुलेट होगी तो आइरिस जो है कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, आइरिस छोटा हो जाता है। इसलिए बनाया गया कि जब भी हम ब्राइट रोशनी को देखेंगे आंखें छोटी हो जाएंगी, ताकि हमारे आंखों के अंदर जो रेटिना है उसमें डैमेज ना हो। अगर आप जब आइस की बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, आइस की जो साइज़ है वो 22/21 की रेशो में ही है, और ये बंद हो जाएगा ताकि हमारे रेटिना में जब वो अंदर की जो रोशनी है उसमें कमी पेशी ना हो। ये एक सौभाग्य की बात है जो क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक हमें दे देता है, हमें बचा देता है। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में इसका रोल है, वो हमें दिखाएंगे। जब दूसरा पॉन्स पार्ट आता है तो उसमें फेशियल नर्व आ जाती है। उसके 2 हिस्से हैं, स्फिनोपैलेटल गैंग्लियन, वो कहीं ना कहीं आपको लैक्रिमल ग्लैंड की तरफ ले जाएगा, इसमें टीयर्स आएंगे। मगर जो दूसरा पोर्शन है वो स्लाइवरी ग्लैंड की तरफ चले जाता है, जिससे सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल की तरफ है, जिसमें म्यूकस फॉर्मेशन का अपना ही एक रोल है, वो जानना भी ज़रूरी है। जब हम मेडुला ऑब्लिंगेटा की तरफ आते हैं तो उसमें जो पहली जो 9 नर्व है वो ग्लॉसोफेरिंजियल है। इसका रोल ओटिक गैंग्लियन के साथ है, मगर जिसकी सप्लाई पैरोटिड ग्लैंड के साथ जुड़ी हुई है। और मैं कहूँगा कि फेशियल नर्व है उसका म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेस के नोज और गले के साथ जुड़ा हुआ है, और जो ग्लॉसोफेरिंजियल है वो म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स का है। जो नोज का है वो फेशियल का है, और माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स का ग्लॉसोफेरिंजियल से है। ये समझ भी ज़रूरी है। अब आ जाते हैं वेगस नर्व में। वो लंबी है, गले से शुरू होके निमेला ऑब्लिंगेटा से जाके पूरे जिस्म में अपर एब्डोमेन से लोअर एब्डोमेन तक काम करता है। चेस्ट में भी काम करता है, गले में भी करता है। अब इसमें कार्डिक प्लेक्सस भी है जो लंग्स को कंस्ट्रिक्शन कर देता है, जो हार्ट का है उसके इनहिबिशन करता है, जो सीलियक लेवल में डाइजेशन एंजाइम करने से रेस्ट डाइजेशन में हेल्प करता है, लिवर में ग्लाइकोजन फॉर्मेशन बनाता है, पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाता है, मेरे सिंपैथेटिक ग्लूकागॉन बनाता है, पेंटियल एल्कलाइन मीडियम से एंजाइम भी बनते हैं, डाइजेशन में काम होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम एब्जॉर्प्शन वगैरह भी इसी से जुड़ी हुई है। तो वेगस अपने आप में
बहुत सा बड़ा रोल है। और वेगस का प्रीडोमिनेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो दिल के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, और एक्सरसाइज के साथ हम आसानी से अपने हार्ट रेट को, रेस्टिंग हार्ट रेट को कम कर सकते हैं। वही वेगस की पार्ट है। लेट्स सी। अब जब आगे जाते हैं तो ऑक्यूलोमोटर जो है वो कंस्ट्रिक्शन की तरफ, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स की तरफ काम करता है। ये चीज़ मैंने बनाई है, दिखाई है। जे अगर ऑक्यूलोमोटर लाइट में जाएगा तो एक तरफ दूसरा भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अकोमोडेशन भी साथ में लाकर एक तरफ देखने में भी चीज़ इसमें कामयाब आती है। वो चीज़ भी मीडियल मसल, जो रेडियल मसल्स हैं, रेक्टस मसल हैं, वो इकट्ठी करके आप आंखों के बीच में त्रिकुटी में भी देख सकते हैं, नाक को भी देख सकते हैं। उसे ही एकोमोडेशन रहते हैं। उसमें ऑक्यूलर मोटर का बहुत बड़ा रोल है उसमें कामयाब करने के लिए। जब हम सिंपैथेटिक सिस्टम में आते हैं तो इसमें डायलेटेशन हो जाती है। पैरासिम्पैथेटिक में कंस्ट्रिक्शन है, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। ये हमें डायलेशन में जो हमें आंखें चेक करनी पड़ती हैं उसमें हम एट्रोपिन डाल देते हैं ताकि डायलेट हो जाए, फिर उसके बाद हम आंखें देख सकते हैं। तो वो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी है। जब हम सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी में आएंगे तो ये आंखें हमारी डायलेट हो जाती हैं। वो भी एक प्रोसेस है कि आप में कहीं किस्म की कोई पॉइजनिंग तो नहीं हुई है। ये भी आप देखने के लिए ज़रूरी है, इसके लिए जानना ज़रूरी है। अब आते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल और फेशियल के कॉम्बिनेशन में। ये डाइजेशन में बहुत हिस्सा लेते हैं। अगर हम टंग को लेते हैं, जो एंटीरियर 61.803% टंग है, वो अच्छी चीज़ों के लिए काम है। ये कॉर्डा टिम्पैनाइन नर्व और फेशियल नर्व से काम करती हैं। ये 61.8034% है। इसमें अच्छी है, चाहे वो स्वीट हो, सॉल्ट हो, नमक हो, जिससे वही महसूस होती है। ये सेंसरी और मोटर दोनों उसी तरह से काम करता है। मगर जो पोस्टीरियर 38.1966% है वो ग्लॉसोफेरेंजियल करती है। अब ग्लॉसोफेरेंजियल में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक ही हैं। इसका ये मतलब कि अगर एंटीरियर सेंसरी फेशियल से है और मोटर भी है दूसरे सुख है, मगर ये बैक पोर्शन बिटर के लिए है, इसकी सेंसरी और एक्सपल्शन दोनों एक साथ हो जाते हैं, इसलिए वो सेगमेंटल रिफ्लेक्स आ जाता है। वो ज्ञान भी हमें बच्चों को देना चाहिए कि ग्लॉसोफेरेंजियल कैसे डिफरेंट है, फेशियल कैसे डिफरेंट है, उसके सेंसरी कैसे हैं और मोटर कैसे हैं, या ऑटोनॉमिक कैसे हैं। वो ज्ञान भी संपूर्णता आपको अखंडता देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप बाकी सिस्टम में माइंट्रिक नर्वस सिस्टम में आ जाएंगे तो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, माइंट्रिक सिस्टम कैसे बनता है, लोकल गवर्नमेंट कैसे बनती है, सेवंथ कैसे बनता है, वो पिक्चर आप नीचे देख रहे हैं। उसका ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्शन और समाना प्राणा के जो कनेक्शन, अगर दोनों को अगर देखेंगे तो आपको ज्ञान और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम समाना प्राणा के साथ जुड़ा हुआ है और अंत में अपाना प्राणा के आधार पर वो बाहर भी आ जाता है। ये भी जीवन का एक सत्य है। अब स्टिमुलेशन जब सिंपैथेटिक होगी तो स्टिमुलेशन में डाइजेशन कम हो जाती है, ये भी एक सत्य है। पैरासिम्पैथेटिक डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और सिंपैथेटिक उसको कम कर देता है। अब वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है तो ये एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी हो सकती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो सकते हैं, डाइजेशन कम भी हो सकती है, इंडाइजेशन भी हो सकती है, गैस भी बन सकती है। अब इनको करने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं यही समझाने की एक चेष्टा है। अब आ जाते हैं कि स्मेल और टेस्ट के बीच में एक अच्छा संतुलन है। दोनों ही केमिकल रिएक्शंस हैं। अगर आप आइज़ और ईयर्स को देखेंगे वो इलेक्ट्रिकल हैं, मगर टेस्ट और स्मेल वो दोनों केमिकल हैं। अब दिनों का संपूर्ण ऐसा है कि दो ताल के साथ मिला देते हैं। फॉर एग्जांपल, फेशियल नर्व नेसल में म्यूकस बन जाती है जिसमें आपको कोल्ड हो सकता है। और कोल्ड में अगर आप अच्छी कॉफ़ी पीना चाहेंगे तो आप उसकी फ्लेवर को, फ्रेगरेंस को समझ नहीं पाएंगे, मगर दोनों का संतुलन बराबर होगा तो मैं समझता हूँ कि आप पूरी कॉफ़ी का या खाने पीने की चीज़ों का पूरा संपूर्ण ले सकते हैं। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब आ जाते हैं कंट्रिक सिस्टम ऑफ हार्ट। जैसे मैंने कहा इसमें भी 4 पेस मेकर्स हैं। एसए नोड है, एवी नोड है, एट्रियम है और वेंट्रिकल मसल्स हैं। वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं क्योंकि ये बड़ा अनिवार्य हिस्सा है। डाइजेस्ट सिस्टम भी ज़रूरी है क्योंकि खाने पीने के बिना नहीं जी सकते हैं, दिल के बिना सप्लाई करने के नहीं जुड़ सकते हैं। तो इसका जो सिस्टम है जिस तरीके से बनाया है वहाँ पे भी आप दिव्यांग को देख सकते हैं। जैसे कि अगर लाइगेशन बंद की जाए तो एसएन नोड की रफ्तार 72 से 100 हो जाएगी, एवी की 61.8 आ जाती है, बंडल हावी 38, ऐसे ही कम होना शुरू हो जाते हैं, मगर फिर भी इंडिपेंडेंटली काम करता है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाएगा मगर दिल का काम चलता है कि उसकी लोकल गवर्नमेंट काम करती रहेगी, अंदर करे ना करे, अंदर इसने काम करना है जब तक कि ब्लड सर्कुलेशन बराबर है। ये जीवन का सत्य है। अब जो सिंपैथेटिक में है उसकी रेशो बढ़ जाती है और पैरासिम्पैथेटिक में कम करती है। और जो मैं हार्ट पेशेंट के लिए कहना चाहूँगा कि उनकी अगर हार्ट की रफ्तार 72 से 62 तक रहेगी, अगर हार्ट अटैक में उसको कम किया जाएगा उनको ज़्यादा डैमेज नहीं होगा क्योंकि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल के मसल्स हैं उनकी सप्लाई ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज और डायस्टोलिक फेज में ही होती है, सिस्टोलिक फेज में नहीं होती है। और जब हार्ट रेट बढ़ता है सिस्टोलिक रेट बढ़ जाता है और डायस्टोलिक की रेशो कम हो जाती है तो डैमेज ज़्यादा है। अगर हार्ट रेट को कम कर देंगे तो डायस्टोलिक फेज बढ़ जाएगी, सिस्टोलिक कम हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं सुरक्षित हो सकते हैं। बीच में कोलेट्रल बन जाएंगे तो आपको वो डैमेज नहीं होगा जो अक्सर लोगों को अननेसेसरली अचानक आ जाता है। खास करके जिनको टेंशन एंजाइटी से हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है वो डेंजरस होता है। उसके लिए भी दिव्यांग का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं समझता हूँ कि हर इंसान को जानना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं कि कोई कार्डियक अरेस्ट करके नीचे गिर गया है, मर गया है, तो हमें ये बताया जाता है कि इसे माउथ टू माउथ ब्रीथिंग कीजिए। और मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि माउथ टू माउथ ब्रीथिंग कैसे काम करेंगी। उसमें ब्लड सर्कुलेशन तो है ही नहीं। जब ब्लड सर्कुलेशन है ही नहीं, आपकी माउथ में ब्रीथिंग आप क्या ऑक्सीजन देने की कोशिश करें, किसको देने की कोशिश है, उससे कोई लाभ नहीं होता। मुझे खुशी है कि आज के दिन जो माउथ टू ब्रीथिंग जिसे केस ऑफ लाइफ कहते हैं, जो कहते थे कि लोग काम करता है, मगर आज लोगों ने देख लिया कि ये काम नहीं करता है, ये जीवन का सत्य नहीं है। और ख़ास करके मैं यही बता रहा हूँ इसमें कोई लाभ नहीं है। अब जो परफेक्ट है तो मैं यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से आप बच्चों की टांगें उठा लीजिए, जब पेशेंट की टांगें उठा लीजिए, जो उनका खून है वो इमीडिएटली हार्ट की तरफ वापस आ जाएगा। जब ये वापस आ जाएगा तो जितने भी ये पेस मेकर्स हैं, खास के एसए नोड जो है वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जहाँ ब्लड अंदर लेके आता है राइट वेंट्रिकल में, वहीं पे हैं। जो स्टिमुलस है एसए नोड का वो रिटर्निंग वीनस ब्लड प्रेशर ही है और कुछ नहीं है। यही ज्ञान मैं देना चाहता हूँ। कुदरत ने ये क्यों डाला है, इसके पीछे क्या, जब तक कि हम वो सोचना शुरू नहीं करेंगे ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, तो हम संपूर्णता नहीं ला सकते हैं। ये भी जीवन का एक लक्ष्य मैं दिखाना चाहता हूँ। फिर बाकी जो प्रोसेस हैं बाद में है, मगर सबसे पहले उठा लीजिए, वीनस रिटर्न को आने दीजिए, उससे ही काम हो जाएगा। ये मेरी विचारधारा है और यही मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। इसे समझने की कोशिश कीजिए, आपका कल्याण आसान हो जाएगा। अब आ जाते हैं डाइजेस्ट सिस्टम में। जैसे मैंने कहा कि अगर ये इम्पैक्ट है तो पेस मेकर के कारण में वहाँ से शुरू कर पेरिस्टैल्टिक की तरफ आ जाएगा। उसमें जो नीचे पेरिस्टैल्टिक में आप देख सकते हैं जो सर्कुलर मसल्स हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं, वो इंटीग्रेशन के साथ काम करेंगे, लोकल गवर्नमेंट के साथ करेंगे, माइंट्रिक नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के साथ हैं। और पैरासिम्पैथेटिक होगा पेरिस्टैल्टिक बराबर होगा, अगर सिंपैथेटिक प्रीडोमिनेंट हो तो उल्टा हो जाएगा। ये ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है हर इंसान को, हर लेवल पे ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम को। तो ये जान का ये भी ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है। ये भी बहुत आवश्यक है ताकि हम ज्ञान को संपूर्णता के साथ लेकर आगे ले जाएं। अब आ जाता है कि जो थर्ड ऑर्गन है जिसमें ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम या कुदरत का 7th लेवल जो है
वो भी एक पेसमेकर की तरह है, मगर उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो सर्विक्स के साथ जुड़ा हुआ, जो सेंसरी कंपोनेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही 9 महीने का टाइम हो गया है, सर नीचे आ जाता है, सर्विक्स पे दबाव पड़ना चाहता है, उसमें स्टिमुलेशन होती है, उसमें थोड़ा सा वाइडनिंग हो जाता है, तो वो सिग्नल बन जाता है। वो सिग्नल कहीं ना कहीं नर्व्स के आधार पे सीधा हाइपोथैलेमस में चला जाता है। वहाँ पे तो कहते हैं कि आप एक्सोटेशन को छोड़िए। वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, न्यूरो हाइपोफाइसिस से ऑक्सीटोसिन ब्लड में आ जाती है, वो सीधी यूट्रस में आ जाती है। वो जो है, अब जो फंडस ऑफ द यूट्रस है वहाँ पे वो पेसमेकर है, वो उस पर काम करेगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बाकी चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। यही जीवन का सत्य है। जब ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो जिस्म को और नीचे जाएगा, जब सर नीचे आएगा और एक्सपेंशन हो। ये साइकिल पॉजिटिव फीडबैक का चलता रहता है जब तक कि डिलीवरी ना हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पॉजिटिव फीडबैक को समझिए, इस सिंपल को समझिए, आपको कोई भी किसी किस्म की कोई भी क्षमता नज़र नहीं आएगी। ये भी जीवन का सत्य है। अगर इस किस्म का ज्ञान हम बच्चों को देते हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक है, जो पहला स्टिमुलस है वो रिजल्ट निकालता है, कॉज एंड इफेक्ट है, जो रिजल्ट होता है वो काज बन जाता है जैसे ही चीज़ चलती रहती है। मेरे नेगेटिव फीडबैक में कॉज और इफेक्ट ऑपोजिट साइड में है, यही कॉज इफेक्ट बनता है, इफेक्ट भी कॉज बनता है, वो एक ही दिशा में जाकर संपूर्ण हो जाता है। इसी किस्म की हमें डेफिनेशन बच्चों को देनी है जिसमें किसी किस्म की कोई भी कमी पेशी नहीं है। और मैं देखता हूँ कि हमारी किताबों में कॉपीराइट के कारण या किसी के कारण वो डेफिनेशन ही बदल गई है, गलत देते हैं, तो उसके मायने ही बदल जाते हैं। हमें वो ठीक करना है, वो दिव्यांग के आधार पर किया जा सकता है। अब आगे आते हैं कि जो सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक है, जैसे मैंने कहा है कि सिंपैथेटिक T1 से लेकर L2 तक, लंबा 2 तक, थोरेसिक से thoracic 1, thoracic 2, thoracic 3, thoracic 4, 5, 6, 7, 8, 12 प्लस नंबर 1, नंबर 2, 14 सेगमेंट से 28 नर्व्स आती हैं। वो सारी लेटरल हॉर्न सेल से ही निकलती हैं। ये एक सत्य है। सिमिलरली सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक जो है वो लेटरल हॉर्न सेल्स S2, S3, S4 से ही निकलती हैं। वो आगे 3 नर्व मिलकर गैंग्लियन की तरफ जाती हैं, फिर वो आगे 5 आर्गन को दिखाती हैं, जैसे आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं। तो यह भी दिव्यांग के आधार पे ही है। यही अपाना प्राणा के साथ भी जुड़ा हुआ है, यही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, और यही जीवन का सत्य अपने आप में संपूर्ण लाता है। ये पेल्विक रीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर उसमें हम अब दिव्यांग के आधार पे देखेंगे, दिव्यांग सीक्वेंस के आधार पे देखेंगे, मैं समझता हूँ कि संपूर्णता और भी अच्छी हो जाती है। अब आ जाते हैं, मैं अब इस विषय में एक ऐसे विषय पर लेके आना चाह रहा हूँ जो मसल कंट्रैक्शन की तरफ काम करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो डिवाइन है, इसमें 10 स्टेजेस है, मैं वो दिखा रहा हूँ, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मगर मैं एक ख़ास चीज़ की बताना चाहता हूँ। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक और सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक के दोनों हिस्से, प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियन, एसिटाइलकोलिन ही है। और सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियन में एसिटाइलकोलिन है और पोस्ट गैंग्लियन में नॉरएड्रेनालिन है। मगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइलकोलिन ही है। मगर इस चीज़ में मैं एक चीज़ अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि हमारे जिस्म में कोलिन या मेथिओनिन की कंसंट्रेशन बेटर होगी, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होगा, तो हम में मस्कुलर कंट्रैक्शन की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए मैंने भी देखा है कि राजमा और चावल का जो कॉम्बिनेशन है, मेथिओनिन कोलिन प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, तो उनके पास एसिटाइलकोलिन की कोई कमी नहीं होगी, हमारा सिस्टम नॉर्मल होगा, जिसके आधार पे हम चल सकते हैं। मगर एक विषय मैं जहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मैंने किताबों में पढ़ा है, लिखा गया है कि एसिटाइलकोलिन अपने आप में एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल को भी बढ़ाता है और इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल को भी बढ़ाता है। ये जो दो अपोजिंग स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ गलत है। इसमें एक्साइटेशन ही होती है, इनहिबिशन नहीं होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्साइट करने की बात है। अगर इनहिबिशन है उसका कारण कुछ और होगा, ये नहीं है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन सिर्फ एक्साइट कर सकता है, इनहिबिट नहीं कर सकता है इन द बॉडी।
ये चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जिसे आप समझ जाएंगे तो आप समझेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आपने अच्छे तरीके से देखा है, जाना है, पहचाना है। अब इसको छोड़ के हम आगे तरफ चलते हैं। अब हम आखिरी स्लाइड में आ गए हैं। इस पिक्चर में जैसे मैंने जो बीच की हड्डी की स्टाफ है वो सुषुम्ना नाड़ी है, वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी है। जो दो स्नेक आप देख रहे हैं वो ईडा एंड पिंगला जो हैं वो पैरावर्टिब्रल नर्व्स के 22 गैंग्लियन की बात है। जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं वो गैंग्लियन इम्पायर है, मूलाधार है। उसके बीच में आप 10 चक्रा जो देख रहे हैं वो 10 लेवल्स आप एंडोक्राइन सिस्टम में भी देख सकते हैं, एंग्लोगैनियन कहते हैं। जब मिलके पोस्टीरियर, एंटीरियर, मिडल सब मिल जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 108 चक्रों की बात नज़र आ जाएगी। अगर संपूर्ण आपको ज्ञान आ जाएगा, अगर बच्चों को हम सूक्ष्म और स्थूल दोनों दिखा देते हैं, संपूर्ण दिखाते हैं, उसका इंटरेक्शन कैसे होता है, इनका संतुलन कैसे होता है, तो मैं समझाऊँ कि हम दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए एंशिएंट इंडियन विजडम जो आयुर्वेद है, तंत्र विद्या है, कुंडलिनी योग है, चक्रास हैं, नाड़ीज़ हैं, वो भी मॉडर्न साइंस दोनों को दिखा के उसका संतुलन करके अगर देखेंगे हमारा जीवन ज़्यादा। मैं वही भी कर दुनिया के सामने तंत्र विद्या को नए तरीके से दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरा विश्वास है कि हम ज्ञान को एक एक करके आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।